हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीसैट पेपर 2। पेपर 1 डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने सोचा कि दूसरे सेशन में हम लोग सीसैट पेपर 2 को कवर करेंगे। देखिए, सीसैट पेपर 2 को लेकर सबसे पहले जो कुछ भ्रांतियां हैं उसको दूर कर लीजिए। सीसैट पेपर 2 को लेकर दिमाग में क्या चलता है कि बैंकिंग वाले बच्चे, एसएससी वाले स्टूडेंट्स या और जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीसैट पेपर बहुत आसान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, मैथ्स का सेक्शन में कुछ सवाल को वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके लिए आसान है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग में हैं और ऑलरेडी एसएससी जैसे एग्जाम को कई बार क्रैक किया है और वो सीसैट में फेल करते हैं। समझ में आ रहा है? और वो भी तब जब सीसैट क्वालिफाइंग है। इसका मतलब कुछ तो है जो सीसैट अलग डिमांड करता है और कुछ तो है जिसमें सीसैट की तैयारी अगर हम थोड़े से डिफरेंट मेंटल स्टेट के साथ करें तो आसान हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी आपको क्लर्क तो बना नहीं रहा। पहले समझिए, यूपीएससी अगर क्लर्क बनाना होता आपको तब वो उस तरह के सवाल देता। तो यूपीएससी को क्लर्क के नहीं बनाना, यूपीएससी को ए ग्रेड का ऑफिसर बनाना है। यूपीएससी ने जब सीसैट पेपर लॉन्च किया था उसके पीछे मकसद ये था कि आप इतने कम समय में इतने अलग अलग तरह के सवालों को जो एडवांस लेवल पे हैं और जो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, क्या इसको आप सॉल्व कर पाते हैं? नहीं तो निकल कैसे पाओगे उससे? समझ में आ रहा है? जब सीसैट पेपर को कंपलसरी किया गया फिर भी यही सोचा गया था कि ठीक है, कम से कम क्वालिफाई तो कर जाएं। ये हुई थी सीसैट में। अब क्वालिफाई होने में क्या दिक्कत कर रहा है? क्या क्वालिफाई होने में आप में से बहुत सारे का मैथ खराब हो सकता है? क्या मैथ के कारण आप फेल कर रहे हो? नहीं। सीसैट को लेकर आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो चीजें चल रही है, जो आप सुन रहे हो, उसके कारण आप फेल कर रहे हो। सीसैट में इसलिए आप नहीं फेल करते कि आप कुछ चीजों को नहीं जानते, जैसे, और चलिए एक साथ ही बात कर लेंगे। और सीसैट को हम तैयार कैसे करें, ये भी सवाल है ना। देखिए, तो पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि सीसैट में आप मैथ्स के कारण फेल कर रहे हैं और सीसैट को लेकर जो अटेम्प्ट करने का अप्रोच है एग्जामिनेशन हॉल में ना, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं वो भी आपको फेल करता है। सीसैट के अंदर भी हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। तीसरा, लेकिन यहां कोई डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी लेवल नहीं है। यहां टॉपिक वाइज हम चीजों को अलग करें। सीसैट के साथ समय बिताओ। सीसैट के साथ जितना समय बिताएंगे सीसैट आपको उतना समझ में आएगा। सीसैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ नहीं है। सीसैट इनसे अलग है। सीसैट समझने का एक प्रोसेस है, चीजों को प्रोसेसिंग करने का तरीका वो सिखाता है। और जब आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उन सब में आप कैसे अपने लॉजिक का यूज करके उसको सही तरीके से डिराइव कर लो, यही आपका सीसैट पेपर है एक्चुअली। ठीक है, मेरा सीसैट पेपर बहुत खराब, मेरा मैथ बहुत खराब है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, मेरा मैथ बहुत खराब है। इवन मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खराब मेरा होगा। तब भी मैंने सीसैट को क्वालिफाई किया था बिना किसी कोचिंग कहीं पे भी गए हुए। और वो भी कब? वो भी जब सीसैट कंपलसरी नहीं था। सीसैट का स्कोर यूपीएससी में जोड़ा जाता था। मुझे भी डर लगता था आपकी तरह, क्योंकि मैथ आ गया। अब सवाल है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकले कैसे? बड़ी मुश्किल थी चीजें। उसी में किसी ने मुझे कहा कि तुम अच्छा कर लोगे। किसी ने कहा तुम अच्छा कर लोगे, और ये मैथ नहीं है, सिर्फ ये ऐसे सवाल हैं जिसमें बिना फॉर्मूला लगाए भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो और तुम कर लोगे। वो एक लाइन था जिसने सीसैट को लेकर मेरे नजरिए को बदल दिया। लिटरली मैं कहता हूं, सीसैट को लेकर नजरिए को बदल दिया। उसके बाद सीसैट के दौरान जब स्कोर जुड़ता भी था प्रीलिम्स में, उस दौरान भी, और जब क्वालिफाइंग पेपर हुआ तब भी रिजल्ट नहीं रुका।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस चीज को लेकर डर था ना दिमाग में, उस डर को किसी ने निकाल दिया, सिर्फ ये कह के कि मैं तुमको जानता हूं और तुम ये मैथ्स का फॉर्मूला यहां लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल बन जाएंगे और तुम बेहतर कर लोगे। ये लाइन था जिसने सीसेट को लेकर नजरिया बदल दिया। इसीलिए मैं इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हो सकता है कोई लाइन किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में उनके अकॉर्डिंग मतलब छप जाए और वो अच्छा कर ले। सीसेट पेपर के अंदर यही बात है एक्चुअली में। 1, 2 और 3 देखिए, सीसेट के साथ समय गुजारिए और सीसेट पेपर में स्टार्टिंग से बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं? आपको मैथ नहीं आता ना, छोड़ दो ना, आप शुरुआत कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो ना। कॉम्प्रिहेंशन आसान लगता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है उस पूरे सीसेट के पेपर का। इजी नहीं है, आसान लगता है, इजी नहीं। इस चक्कर में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। देख लेंगे बात, नहीं, आप स्टार्ट जब कीजिए ना तो कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कीजिए। ऐसे टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको, तो कॉम्प्रिहेंशन से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग को आप यहां पे रखिए और कम्युनिकेशन स्किल, इन 3 को आप स्टार्टिंग में रख लो। पहले इन 3 को आराम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी आपके पास 2025 के लिए पूरा टाइम है, राइट, सफिशियंट टाइम है। तो इन सफिशियंट टाइम में आप क्या कर सकते हैं? अभी स्टार्टिंग में आराम से, मैं आराम से क्यों कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में हर तरह की कॉम्प्रिहेंशन, इजी टू डिफिकल्ट, हर तरह के हर सब्जेक्ट पे कुछ पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन को बड़े आराम से बनाइए। कम से कम 50-100 कॉम्प्रिहेंशन बना डालो अच्छे से। आप कॉम्प्रिहेंशन जब बनाएंगे ना स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, धीरे धीरे जब कॉम्प्रिहेंशन के बनाने की आदत हो जाएगा, कई बार तो आप सीधा क्योंकि इसको भी नहीं पढ़ोगे और नीचे के क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर डिराइव कर लोगे। लेकिन ये एक स्किल है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे ये कैसे डेवलप होगा। बट अभी के लिए आपको इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन, मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन पे, और आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक दिन में एक कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरह से आप 1 महीना 2 महीना कॉम्प्रिहेंशन को कंटिन्यू रखिए। जितना ज्यादा समय उस कॉम्प्रिहेंशन के साथ दोगे उतनी अच्छी मास्टरी आपकी हो जाएगी। क्योंकि सीसेट पेपर को हम लोग लास्ट में रखते हैं और लास्ट में एकदम हड़बड़ा के उसकी तैयारी करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी सीसेट तैयार नहीं होता है, पहला ये। और उनका जिनका खास करके बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये हो गया। दूसरा, जो हम लॉजिकल रीजनिंग, हम रीजनिंग की बात नहीं कर रहे, हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जो एलआर होता है, खासकर फिलॉसफी का भी एक पार्ट है ये और रीजनिंग का भी पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, 2-4 ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, उसको आप ठीक से समझ लोगे, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग की भी खासियत है कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ भी समय जितना बिताएंगे, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग आराम से 2-2, 3-3 रीजनिंग डेली किया, तो कहते हैं ना कि माहिर होने के लिए आप कंटिन्यू हार्ड वर्क नहीं, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसमें माहिर होगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू वर्क करोगे तब माहिर हो जाओगे, ये कंफर्म। तो लॉजिकल रीजनिंग में सवाल बहुत गलत होता है और यहां पे ऐसा ये सेक्शन है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट जो ऑलरेडी एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो भी फेल कर जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग आराम से 2-2, 3-3 करके आप डेली बनाएंगे ना, तो लॉजिकल रीजनिंग की बारीकी इस तरह से समझ में आने लगेगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, ओके इसका आंसर तो यही होगा, बड़ा लिमिटेड एरिया है इसका लिमिटेड एरिया है, इसके सवाल को अगर 2-2, 3-3 करके आराम से एकदम बनाना है, 2-2, 3-3 सवाल करके धीरे धीरे आप बनाते जाओगे ना, तो आपका पूरा एरिया आपको दिख जाएगा। अच्छा, इस तरह के सवाल में तो यही आंसर होना है, इस तरह के सवाल में तो यही आंसर होना है, और यही एज इट इज चीज कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आएगी। कम्युनिकेशन स्किल जो बीपीएस यूपीएससी पूछती है ना, कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल जो यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, वो लिमिटेड है, ठीक है। आपको एंकर नहीं बनाया जाता, आपको एक लीडर बनाया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपसे, समझ में आ रहा है, आप चूंकि किसी डिस्ट्रिक्ट के हेड बनोगे, उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं, किसी को एड्रेस करना है, किसी मीटिंग में है तो, और अपनी बातों को, सरकार की योजनाओं को कन्विंस करवाना है किसी से,
तो वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं, कुछ यही वाला जो हिस्सा होता है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर होता है। ठीक है, वही चीज कम्युनिकेशन स्किल के अंदर होती है। तो कम्युनिकेशन और उसको आप सही तरीके से डिलीवर कर रहे हो कि नहीं, तो वो हिस्सा भी बड़ा ही लिमिटेड है, एकदम लिमिटेड है। कम्युनिकेशन स्किल के सवाल को बनाते समय इसको टॉपिक वाइज बनाइए। अब टॉपिक कोई खास आपको अलग अलग मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जितना ही मिलता है ना, टॉपिक वाइज पहले कॉन्सेप्ट को समझो आराम से, और उसके बेस पे जो सवाल पूछे गए हैं वो, और थोड़ा सा जब कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वहां थोड़ा सा दिमाग को आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, दिमाग के ऊपर ना जोर डालिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम जब हमारा ऑफिस में बैठे हैं और हमको अपने स्टाफ को कन्विंस करना है, या सरकार की कोई योजना है आम पब्लिक को बताना, हम कैसे बता रहे होते, थोड़ा प्रैक्टिकली एक इमेजिनेशन और वीडियो फॉर्म में खुद को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला सेक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। और करना क्या है, क्वालिफाई तो करना है, क्वालिफाई करना है ना, तो पहले स्टेज में आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जब सेकंड दूसरा स्टेज आएगा, तो दूसरे स्टेज में आप क्या करेंगे? दूसरे स्टेज में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, इसको दूसरे में उठा लो। प्लस इसी दूसरे में आप कुछ मैथ्स के, यानी मैथ्स नहीं, आप मेंटल एबिलिटी के, सामान्य जो योग्यता कहते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी अलग है, जो रीजनिंग वाला मेंटल एबिलिटी होता है ना, कौन इक्वल है कौन अलग है, इस तरह का, तो आप यहां पे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस आप मेंटल एबिलिटी के सवाल को उठा लीजिए, मैथ्स को छोड़िए। तो जब आप इस तरह के सवाल को उठाओगे ना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो डिसीजन मेकिंग भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। डिसीजन मेकिंग किसके लिए होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना। आप किसी चीज का डिसीजन क्यों लेते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा। तो डिसीजन मेकिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे? देखिए, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, इसके भी सिलेबस लिमिटेड है, बट यहां क्या है, थोड़ी डेप्थ ज्यादा होती है। यहां पे जो आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं या जो डिसीजन जहां से डिराइव करना है, वो इतना इजी नहीं होता जितना अलग कुछ और एग्जामिनेशन में जब पूछे जाते हैं। यूपीएससी की कोशिश यहां होती है इस सेक्शन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की। दिखता आसान है, आंसर आसान नहीं निकलता। ये दिखता आसान है आंसर, तो इस सेक्शन को कवर करने के लिए पहले आपको डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिमाग नहीं लगाना है। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐड होता है उसी के अंदर, तो वो जब कर लोगे तब आप सवाल बनाइएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि बड़े आराम से, जब इस स्टेज से गुजर जाओ ना, इसमें गुजरने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बहुत टाइम खर्च करोगे ना तीनों को ठीक करने में, तो आप 1 महीने में कर लेंगे। तीनों को 2-3 सवाल करेंगे ना, 1 महीने में आप इसको कवर कर लोगे। उसके बाद ये रहा, ये भी नेक्स्ट 1 महीना। हम में कोई हड़बड़ी ही नहीं है सीसेट के लिए। सीसेट पेपर 2 का जो है उसके लिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही करना है, और मेंटल एबिलिटी के अंदर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो रीजनिंग टाइप के कुछ सवाल होते हैं और कुछ उसी से रिलेटेड सवाल होते हैं, तो वो अलग अलग टॉपिक वाइज सवाल होते हैं। पेपर को उठाइएगा, टॉपिक वाइज उसको करते चले जाइएगा धीरे धीरे। इसमें कोई ऐसा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत नहीं है। इसको आप तो 10 दिन में कर सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि ये क्वेश्चंस कहां पूछे जाएंगे, ये ध्यान में जरूर रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछने वाली है, तो आप इसको लेकर ये एकदम से दिमाग में मत रखना कि हम एसएससी और बैंकिंग वाला अप्रोच के साथ इसको तैयार करेंगे। यूपीएससी ये कुछ ना कुछ डाल ही देती है, हर साल की कहानी है उसकी। और लास्ट जो थर्ड है, इसके अंदर आप मैथ्स को ले लीजिए, जहां पे आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत होगी, लाइक लाभ हानि टाइप का, परसेंटेज टाइप का, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पाई चार्ट, ग्राफ है, ये सब है, तो उसको लेकर कंटिन्यू करो आगे। अब देखिए यहां पे है क्या
कि इन चीजों में जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपका मैथ बहुत मजबूत नहीं है, ठीक है, आप इन सारे सेक्शन को कवर करो अच्छे से, और इसको तो सबको करना है, और इस सेक्शन को आप कवर कर भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप जब इसको इन सबको जब फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में आपका एक अच्छा खासा कमांड हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, पहला। दूसरा, जब थर्ड में मैथ में जाओगे तो मैथ्स में हो सकता है कि आपको एकदम टिपिकल मैथ नहीं आता हो। आप देखना यूपीएससी का मैथ्स उठाना, और यूपीएससी के मैथ्स को उठाइएगा ऑप्शन के थ्रू। ये हम बता रहे हैं आपको, इसमें मैथ्स का फॉर्मूला बता रहे हैं। यूपीएससी में जो मैथ है ना, उसको कोशिश करना स्टार्टिंग में कोई भी उसमें फॉर्मूला मत लगाना। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। यूपीएससी सीसेट का पेपर 2 जो है उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग कहां से करोगे कि आप क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखना, और बनाने की एक बार कोशिश करना। देखो तो क्वेश्चन को कुछ दिमाग के अंदर ही कैलकुलेट करके क्या आंसर डिराइव कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। एवरेज की बात करते हैं, 80% सवाल तो आप पेन उठाए बिना बना सकते हो, बिना पेन उठाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि सीसेट में जो मैथ का सेक्शन है ना, या इंटायर पेपर, यूपीएससी खास करके इन सेक्शन में थोड़ी स्ट्रिक्ट है, नो डाउट इसमें, लेकिन मैथ्स के पेपर में लिबरल है स्टूडेंट को लेकर। वो मैथ्स में आपसे मास्टरी तो चाह नहीं रहा, वो चाह रहा है कि बस आप इसको क्रॉस कर दो, सेफली इसको क्रॉस करो। तो आप देखना कि वो ऑप्शंस के अंदर इतनी गुंजाइश छोड़ देती है, यूपीएससी के द्वारा छोड़ा जाता है, कि आप आराम से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करो और ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा 100%, ठीक है, ऑप्शन आपको 100% दिख जाएगा। तो आप मैथ की जब स्टार्टिंग करें ना, तो फॉर्मूला पे मत जाओ, पहले इस तरह से करो। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रगल करने दो। ये दिमाग 10, 15, 20 दिन जब स्ट्रगल करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप समझोगे कि एक्चुअली सीसेट के मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूला के, सिर्फ बिना पेन उठाए आप बना सकते हो। लेकिन इसको पहले करके देखिए, उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, आपको लगे जरूरत पड़ेगा तो याद करना। अदरवाइज इतने के बाद तो आपका ये पेपर ऐसे ही सेफ हो रहा है, और हड़बड़ी हमें नहीं है, हम आराम से करेंगे लेकिन कंटिन्यू करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि इतना आज के लिए काफी है, और उसके बाद स्पेशलाइज करके हम लोग वीडियोस लेके आते रहेंगे यूपीएससी को लेकर भी और अदर पीसीस के को लेकर भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।